अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाले दो हादसा होंगे जिनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहला हादसा तो फैसलाबाद के अंदर हुआ। केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर धमाका होता है और इस धमाके की वजह से इर्द गिर्द के जो मकान है वो भी मुनहदम हो जाते हैं। छतों के मलबों के नीचे लोग दब के अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये वाकया क्या था, कैसे आग लगी और ये आग धमाके का सबब किस तरह से बनी। लोग कहते हैं कि बॉयलर फटा, क्या असल में वाकई ही बॉयलर फटा था या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से धमाका हुआ। और इस धमाके की वजह से तकरीबन 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और दर्जनों लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। क्या वाकया था, इसके बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा वाकया पेश आता है दुबई के अंदर, जहां पे 2025 का एयर शो हो रहा था और उसके अंदर भारत में तैयार किए जाने वाला वो तैयारा जिस पे भारत को बड़ा मान था, तेजस नामी इस तैयारे को, जो कि डेल्टा विंग रखता है, उड़ाया जा रहा था उनके पायलट की जानिब से। और तकनीकी खराबी के बायस ये तैयारा वहां पे ना सिर्फ गिरता है बल्कि वहां उसके अंदर मौजूद जो पायलट होता है वो भी जाँ बाग हो जाता है। यानी सीट को इजेक्ट करने का भी मौका उसको नहीं मिलता। क्या सीट को इजेक्ट करने का मौका नहीं मिलता या फिर तकनीकी खराबी की वजह से वो सीट को इजेक्ट ही नहीं कर पाया। इस बड़े साने का जिम्मेदार कौन है? भारत की बनाने वाली कंपनी में क्या क्या तकनीकी खराबियां हैं और वहां की यानी भारत के जो न्यूज़ चैनल है वहां के चैनल्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जनाब। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहले फैसलाबाद के अंदर होने वाली सानिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ बड़ा ही अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद के अंदर पेश आता है जिसको मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है और ये अक्सर कहा जाता है कि बॉयलर फटने की वजह से ये वाकया पेश आया। लेकिन असल कहानी है क्या, वो हम आपको बताएंगे। फैसलाबाद का इलाका है मलकपुर, जहां पे केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो लगाई गई थी और इस केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर काफ़ी मजदूर भी काम करते थे और बड़े बड़े सिलेंडर्स के साथ जो है वो इन केमिकल्स को गर्म करके मिक्स किया जाता था और ग्लू तैयार किया जाता था। ये बड़े बड़े सिलेंडर्स आप घरों में जो इस्तेमाल होते हैं सिलेंडर उस तरह के ना समझिएगा, बल्कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी हुजम बड़ा होता है और कई किलो कंप्रेस्ड गैस होती है इन सिलेंडर्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि फटने के बाद का धमाका किसी बम से कम नहीं होता। और इस चीज़ का अंदाज़ा इस फुटेज से और इन पिक्चर्स से, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लगाया जा सकता है कि किस कदर तबाही जो है इन्होंने इर्द गिर्द के इलाके के अंदर फैलाई। पूरी की पूरी फैक्ट्री को तो तबाह कर ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके इर्द गिर्द मकान मौजूद थे इनकी छतों को भी गिरा दिया और वहाँ पे जो नीचे बच्चे सो रहे थे, जो वालिदैन सो रहे थे या जो लोग सो रहे थे, वो कई लोग जाँ बहक हुए। ना सिर्फ जाँ बहक हुए बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। ये वाकया तकरीबन सुबह 5:15 साढ़े 5 के करीब जो है वो तकरीबन पेश आया। वाकया क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि बॉयलर फटा, तो जनाब बॉयलर फटने की वजह क्या थी और ये बॉयलर थे क्या और किस कैपेसिटी के ये बॉयलर थे जो कि फटे, तो तमाम तर सूरत हाल आपको बताते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे वायरिंग जो है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भड़कती है और ये आग जो है वहाँ पे मौजूद जो फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उनको पड़ जाती है। अब ये फ्लेमेबल केमिकल्स के ऊपर आग लगी हो तो आप इस चीज़ को बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको आसानी से बुझाया नहीं जा सकता। वहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ वर्कर्स जो हैं उनकी जानिब से इस आग को बुझाने की कोशिश भी की गई लेकिन आग नहीं बुझी। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद ही नहीं थे। अगर आपको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर ही वहां पे मौजूद नहीं है, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे वर्कर्स जो मौजूद थे उन्होंने सिर तोड़ कोशिश की होगी लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर ही मौजूद नहीं थे। तो आग जो है वो केमिकल्स को लगी हुई किस तरह से वो बुझाते? पानी गिराएंगे तो वो ऑलरेडी लिक्विड होते हैं केमिकल्स, तो उनमें से आग को बुझाया नहीं जा सकता। तो काफी देर आग जब भड़कती रही तो वहां पे बहुत सारे जो सिलेंडर्स हैं, बड़े सिलेंडर्स जिनसे इन केमिकल्स को मिक्स किया जाता था गर्म करने के बाद, वो एक हद तक जो है वो गर्मी बर्दाश्त उन्होंने की और जब आग भड़क उठी तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड गैस उन सिलेंडर्स के अंदर मौजूद होती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि फैक्ट्री को तो मुकम्मल तौर पे उसने उड़ा के रख ही दिया, खाक बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ उस इलाके के अंदर जितने भी घर मौजूद थे इर्द गिर्द, वो तमाम तर घरों की छतें इस धमाके की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए गिरी। नीचे जितने भी लोग मौजूद थे वो मलबे तले दब गए और ये कहा जाता है कि चंद घर जो इर्द गिर्द मौजूद थे वो तो गिरे गिरे, लेकिन दूर दराज तक
इस धमाके की लर्जिश जो है उसको महसूस किया गया। तो ये महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट था जो कि फैसलाबाद के अंदर होता है। अब ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद मलबे तले जितने भी लोग मौजूद थे, कई तो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे ही जाँ बहक हो गए, और कई को अस्पताल ले जाने की जब कोशिश की गई रास्ते में ही दम तोड़ गए, और कई जो है वो अस्पताल जाने के बाद दम तोड़ गए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक वाकया ये था कि एक घर ऐसा था जिसके अंदर मौजूद बच्चे, बड़े बूढ़े, सब के सब जाँ बहक हो गए मलबे तले आके। और वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उनकी आंखें जो है वो सूरत-ए-हाल को देख के नम थी। सबसे पहले मदद करने के लिए जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग थे वो वहां पे पहुंचे, क्योंकि वहां पे हैवी मशीनरी मौजूद नहीं थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों को निकाल के अस्पताल मुंतकिल करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि अवाम की जानब से किए जा रहे थे, और उनका कहना था कि ये सवाल जो है वो इंतजामिया को लाजमी तौर पर करते हैं कि मलकपुर जैसा इलाका जो कि एक रहायशी कॉलोनी है, वहां पे इस तरह की फैक्ट्री बनाने के लिए इजाजत किसकी जानब से दी गई, और अगर फैक्ट्री बना ली गई थी तो वहां पे इतने हैवी किस्म के केमिकल्स जो कि फ्लेमेबल है, आग पकड़ सकते हैं, और आग पकड़ने के बाद इर्द गिर्द के इलाके को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस केमिकल फैक्ट्री को बनाने की इजाजत किसने दी? अगर उसको भी बनाने की इजाजत दे दी तो क्या केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग को बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए थे एसओपी के मुताबिक, उसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना था? ये तमाम तर नाअहलियां थी जिसके लिए सवाल जो है वो लोग उठा रहे थे। अलबत्ता जैसे ही इंतजामिया को पता चलता है तो इंतजामिया मुतहरक होती है, डीसी फैसलाबाद की जानब से मौके के ऊपर पहुंचा जाता है, और जितनी भी इंतजामिया की मशीनरी है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मुतहरक किया जाता है। डीसी फैसलाबाद की जानब से वहां पे जख्मी लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है, और यही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स में भी जाके इंतजाम का उनकी जानब से जायजा लिया जाता है। जो जख्मी है उनका इलाज मुआवजा ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी जानब से बड़ा अच्छे इंतजाम किए गए उनकी जानब से, क्योंकि जैसे ही जख्मियों के लिए एम्बुलेंसेस को पहुंचाना शुरू किया गया तो उनकी जानब से एक रूट लगा दिया गया मलकपुर से लेकर अलाइड हॉस्पिटल तक, या उसके मुलक्का जितने भी करीबी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए रूट लगा दिया गया ताकि एम्बुलेंसेस को और जितने भी जख्मियों को हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा है उनको किसी किस्म का मसला जो है रास्ते के अंदर पेश ना आए। रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं उनके हवाले से जिक्र करना लाजमो मलजूम समझूंगा, क्योंकि 150 के करीब रेस्क्यू के एहलकार हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर, यानी वहाँ पे जो मलबा मौजूद था, मलबे के नीचे हुए दबे हुए लोग थे, कुछ लाशें मौजूद थी, उनको निकालने के लिए तकरीबन 150 के करीब एहलकार थे जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर अपनी सर्विसेज दी। मालिक जो हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि फैक्ट्री मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इंतजामिया की जानब से बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इस फैक्ट्री को यहाँ पे बनने से रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि बहुत सारे अहले इलाका की जानब से जब मौका पे जो मौजूद थे उनका कहना था कि कई रहायशियों की जानब से एप्लीकेशन लिख के मुतलका अदारों को दी गई हैं और ये बताया गया कि यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाई गई है वो गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसे बंद किया जाए, इससे पहले यहाँ पे कोई हादसा पेश आए। लेकिन उनकी दरख्वास्तों के ऊपर किसी किस्म का कोई अमल नहीं होता और बिल आखिर आके ये वाकया पेश आता है जिसमें कई लोगों को जान की बाजी जो है वो हारनी पड़ती है। अब फैक्ट्री मालिक को तो पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्या ये कार्रवाई करने से वो तमाम तर जानें वापस आ जाएंगी जो इस वाक़े के अंदर गई हैं? उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो मुतलका इदारा था जिसने कार्रवाई करनी थी लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा से जो वज़ीर आला पंजाब है ख़ास तौर पर जो दरख्वास्त है शहरियों की जानब से की जा रही है कि वो इस मामले का भरपूर नोटिस लें और नोटिस लेके ना सिर्फ फैक्ट्री मालिक के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ तो मुकदमा भी दर्ज हो गया, पकड़ा भी गया, लेकिन इंतजामी नाअहली जहां पे मौजूद थी, इंतजामिया के अफसरान जो इस नाअहली के अंदर मुलव्वस थे उनको भी पकड़ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज जो है वो किया जाए ताकि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्रियां जो कि बिना SOPs के कहीं पे भी लगा ली जाती हैं, रहायशी इलाकों के अंदर लगा ली जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, आने वाले दिनों के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा सानिया है उससे बचा जा सके। दूसरा वाकया जनाब दुबई के अंदर पेश आता है और दुबई में होने वाला ये जो वाकया था एयर शो 2025 का इनकाद किया गया जिसमें दुनिया भर से जो स्टेल्थ तैयारे हैं, जदीद तैयारे 5th जनरेशन के और 4.5 जनरेशन के हो, पाकिस्तान की जानब से भी JF-17 थंडर की धूम जो है वो दुबई एयर शो के अंदर देखने को मिली, जब परवाज बड़ी मुख्तलिफ किस्म की मनूवरेबिलिटी भी जो है वो हमारे JF-17 थंडर की जानब से की गई। यहाँ तक के कहा जाता है कि इंडिया के पायलट्स जो है वो जिस एरिया के अंदर JF-17 थंडर खड़ा था वो ना सिर्फ वहाँ पे आए बल्कि उन्होंने इस तैयारे के अंदर दिलचस्पी भी जाहिर की। और इसके साथ साथ जब बारी आई तेजस की,
तेजस वो तैयारा है जिसपे भारत बड़ा मान करता था और कहता था कि आने वाले दिनों के अंदर ये भारतीय एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगी। वो इस तरह से कि जिस तरह से JF-17 थंडर पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाता है, भारत के अंदर जो है वो तेजस को तैयार किया जाएगा। तेजस वो तैयारा है जिसको कहा जाता है कि 4th जनरेशन से आगे का ये तैयारा है, जिसमें बड़े जदीद किस्म के रडार लगाए गए हैं, अमेरिका से स्पेशली इंजन लेके लगाया गया है और डेल्टा विंग डिजाइन इसे खास तौर पे इसका तैयार किया गया है ताकि ये फिजा से फिजा में भी मार करे और फिजा से जमीनी टारगेट्स भी अचीव कर सके। जमीन के अंदर जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर भी मिसाइल्स को दाग के अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। और कहा जाता था कि आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ी तादाद में तैयारे भारत के अंदर तैयार करके ना सिर्फ भारत की एयरफोर्स को दिए जाएंगे बल्कि इसको तैयार करके बहुत सारे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी इससे ज़रे मुबादला कमाएंगे। लेकिन इनकी कंपिटेंसी का तमाम तर काला चिट्ठा जो है वो दुबई एयर शो के अंदर खुल गया। वाकया क्या पेश आता है कि जनाब इनके जो बेहतरीन पायलट हैं, विंग कमांडर की जानिब से इस जहाज़ को उड़ाया जाता है और उड़ा के जितने भी वहाँ पे हाजरीन मौजूद थे जो कि उस एयर शो को देखने के लिए आए थे, वो इस तैयारे की कैपेबिलिटीज़ को दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मनूवरबिलिटी यानी कलाबाजियाँ इस जहाज़ की हवा के अंदर लगवाते हैं ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि ये प्लेन कितना पोर्टेंट है और जंग के अंदर कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ये तमाम तर करतब जो है वो इनके पायलट्स की जानिब से फिजा के अंदर दिखाए जा रहे थे। एयरफोर्स से उसकी जानिब से कहा गया कि कोई तकनीकी खराबी आई और तकनीकी खराबी आने की वजह से ये जहाज़ जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और जाके ज़मीन से टकराता है। जब कलाबाजियाँ ले रहा था तो कलाबाजी लेते लेते इसका कंट्रोल खो जाता है और खोने की वजह से ज़मीन के साथ जाके टकराता है। तो बड़े काले बादल जो है वो फ़िज़ा के अंदर और बड़ी लपटें आग की जो है वो फ़िज़ा के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसके बाद वहाँ पे लोग जो है वो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पायलट को भी इजेक्ट करते नहीं देखा, जहाज़ भी तबाह हो गया, ये आखिर माजरा है क्या। तो ये तस्दीक भी जो है वो कर दी गई कि इस जहाज़ के अंदर जो पायलट मौजूद था उसने इजेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जब ये प्लेन ज़मीन के साथ टकराया तो ये पायलट जो है वो जाँ बाग हो गया। अब ये खबर जो है वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और ख़बर फैलने के बाद जो ख़ास तौर पे ये कंपनी जो तेजस जहाज़ को तैयार करती है इंडिया के अंदर, उसके शेयर में गिरावट आई। ना सिर्फ गिरावट आई बल्कि दुनिया पूरी इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ की कि इंडियन एयरफोर्स की जानिब से बताया जाए कि आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया। उनकी जानिब से छोटी सी 2-3 चीज़ें कह दी गई कि ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। मुकम्मल तहकीकात करने के बाद जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पहले जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इस जंग के दौरान जिस तरह से राफेल गिराए और राफेल जो है वो बड़े ज़बरदस्त जहाज़ थे, लेकिन उनकी पायलट की नाअहली की वजह से जो कि इंडियन पायलट्स थे जो उनको उड़ा रहे थे राफेल को, उनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान ने जो है वो राफेल गिराए। यानी दुनिया के अंदर ये साबित हुआ कि इंडिया के पायलट्स इंतहाई नाकाम और शिकस्त हासिल करने वाले पायलट्स हैं। इनकी कॉम्पिटेंसी को चैलेंज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर किया गया कि किस तरह से ये अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि वो एक अच्छे जहाज़ को भी नहीं उड़ा पा रहे, अपना जहाज़ उड़ाना तो दूर की बात। और पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त ली, 6 तैयारे जो है वो गिराए गए, बल्कि 6 नहीं 7 गिराए गए। पहले इनके पायलट्स की कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवालिया निशान आया और अब वो तमाम इंजीनियर्स जो कि इंडिया के अंदर ये तेजस जहाज़ को तैयार कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल उठा कि जनाब इतना बुरा तैयारा आपने तैयार किया कि जहाज़ के अंदर 2 कलाबाजियाँ लगाने के बाद सीधा ज़मीन बोस हो गया। यानी इस दफ़ा तो ना तो पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारा और ना ही फ़िज़ा के अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद थी जो कि उस तेजस जहाज़ का मुकाबला कर रही थी। इसके बावजूद भी तेजस जहाज़ खुद ब खुद ही गिर गया। इसने जंग लड़नी क्या है जो जहाज़ खुद अपने पायलट को मार रहा है। तकनीकी खराबी इस हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि पायलट को पता चल चुका था कि जहाज़ जो है वो गिरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो सीट को इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और सीट इजेक्ट भी नहीं हुई। यानी उसके अंदर जो इजेक्शन के लिए सीट्स लगाई गई हैं उनके अंदर भी टेक्निकल फॉल्ट था, जहाज़ के इंजन के अंदर भी टेक्निकल फॉल्ट था और इसके मुकम्मल डेल्टा विंग जो डिज़ाइन है वो उस मनूवरबिलिटी को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया या उस मनूवरबिलिटी को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से ये ज़मीन पे जाके गिरा। तो ये तमाम तर सवाल है जो कि दुनिया की जानिब से भारत की उस कंपनी पे जो तेजस जहाज़ को बनाती है उठा रही है। और तरह के निकम्मे इनके पायलट्स हैं, वैसे ही निकम्मे इनके इंजीनियर्स हैं जो कि इस जहाज़ को बना रहे हैं और दुनिया के अंदर मजाक बन के रह गया है। बल्कि मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है कि 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जहाज़ खुद ब खुद तबाह करवाने वाले जो इंडियंस हैं उनका पूरा डाटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर शेयर किया जा रहा है, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर लगाया जा रहा है
और इसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी का सामना इनको करना पड़ा है कि जंग के अंदर भी हारते हैं, जब इनसे कोई जंग ना भी लड़ा हो तब भी डर के ये खुद ब खुद ही जहाज अपना गिरा लेते हैं। जहाज भी इस तरह का गिराते हैं कि उस जहाज से अगर पायलट बचना भी चाहे, अपने आप को बचाना भी चाहे, तो वो तब भी नहीं बच पाता। इसके बावजूद भी वो सीट इजेक्ट नहीं कर पाता और अपना जहाज भी तबाह करवाते हैं और अपना पायलट खुद से मरवा लेते हैं। तो दुनिया में इनको किसी किस्म के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पायलट्स को भी खुद मारते हैं और अपनी इकॉनमी के भी दुश्मन खुद बन रहे हैं। अपनी इकॉनमी ऐसी कंपनी में और ऐसे तैयारों में खर्च कर रहे हैं जो कि टेक्निकली बिल्कुल भी उड़ ही नहीं सकते और दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बाई इलेक्शंस की हवा भी काफ़ी चल रही है फैसलाबाद के अंदर भी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी। तो इन बाई इलेक्शंस को देखते हुए कुछ SOPs होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तय किए जाते हैं। सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो हलकों के अंदर जाके, अपने हलकों के अंदर जाके वहाँ पे कंपेन नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से राना सनाउल्लाह जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, उनको भी लेटर जो है वो इशू किया जाता है क्योंकि उनकी जानिब से उनके बेटे PP 116 से राना शहरियार इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं और उनके जो जलसे होते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने उनमें जाके जो है वो तकरीर की और उन तकरीर के बेसिस के ऊपर यानी कोई भी सिटिंग मिनिस्टर जो है किसी इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको लेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इशू किया गया है और जवाब तलबी की गई है। और इसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब जिनके भाई बिलाल बदर चौधरी जो हैं MNA की सीट के ऊपर इलेक्शन जड़ावाला से कम्पीट कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी भाई की इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो हिस्सा लिया और कुछ जलसे और मीटिंग्स के अंदर उन्होंने खिताब किया जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और इलेक्शन कमीशन उस पर मुतहरक होती है। और उनसे भी जवाब तलबी की गई कि उनकी इस इंतखाबी मुहिम यानी वज़ीर मुमलिकत रहते हुए उन्होंने जो इंतखाबी मुहिम चलाई है और जड़ावाला के हल्के के अंदर जाके स्पीचेस की हैं, इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा लिया है, इस पर उनको या उनके भाई को नाअहल क्यों ना किया जाए, इसके ऊपर जवाब तलबी जो है वो एक लेटर इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उनसे जवाब जो है वो तलब किया गया है। अब देखना ये है कि इनकी जानिब से जवाब 24 नवंबर को जो जमा करवाया जाता है वो क्या जमा करवाया जाएगा। अलबत्ता आप इन तमाम तर सिनेरियोज़ को जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए किस नज़र से देखते हैं, लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अगले व्लॉग में होंगे फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।